हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव और आज इस लेक्चर में हम लोग कंपनसेशन थ्योरम, मिलमैन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, इसके अलावा कई थ्योरम्स के बारे में उसके एग्जांपल्स जो हैं उस एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। और इस एग्जांपल के साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से इन थ्योरम्स का हम लोग एप्लीकेशंस को कर सकते हैं, एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्यूटोरियल 2.6 को देखा था। इसमें स्टार डेल्टा कन्वर्जन या डेल्टा स्टार कन्वर्जन था, जो कि बहुत ही आसान था और बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज़रूरतमंद था। मतलब आप इसकी जानकारी के बिना बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप सॉल्व करने में आप दिक्कत महसूस करेंगे, क्योंकि आप इजीली पाई नेटवर्क या टी नेटवर्क को सॉल्व नहीं कर सकते और आपको एक का स्पेशलाइजेशन इसमें लेके चलना पड़ेगा। बेसिकली एक को अगर आपने सीख लिया तो दूसरा अपने आप ही चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, वो सीखने में आ जाती हैं। तो अब अगला जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है कंपनसेशन थ्योरम। तो बेसिकली कंपनसेशन थ्योरम को अगर आप समझना चाहें तो इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। दिस थ्योरम इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द फॉलोइंग टू पर्पस। पहला पर्पस क्या है? फॉर एनालाइजिंग दोज नेटवर्क वेयर द वैल्यू ऑफ द ब्रांच एलिमेंट आर वेरिड। ये उस नेटवर्क के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है जहाँ पर ब्रांच एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिड होते हैं, वेरिंग नेचर के होते हैं। फॉर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ टॉलरेंस ऑन अ सच वैल्यू, और आपको इनके टॉलरेंस वैल्यू के इफेक्ट को स्टडी करना रहता है उस वैल्यूज़ के लिए। दूसरा है फॉर कैलकुलेटिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रिज नेटवर्क। ब्रिज की सेंसिटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर कंपनसेशन थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही हम इसी डीसी सर्किट में अप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं। दो पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट ये आता है, इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म दिस थ्योरम asserts that any resistance R in the branch of the network in which the current I is flowing can be replaced। जो I करंट फ्लो हो रही है किसी ब्रांच में उसको रिप्लेस किया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन के पर्पज से बाय द वोल्टेज इक्वल टू माइनस IR। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ एनी ब्रांच ऑफ अ नेटवर्क इज चेंज, को अगर किसी ब्रांच का कोई भी रेजिस्टेंस है अगर वो चेंज हो रहा है R से R प्लस डेल्टा आर हो रहा है, यानी चेंजमेंट हो रहा है, रेजिस्टेंस में बढ़ रहा है या घट रहा है। वेयर द करंट फ्लोइंग ओरिजिनली इज आई, जो ओरिजिनल करंट थी, जो जब पहले रेजिस्टेंस आर था तो उस समय जो करंट आई फ्लो कर रही थी, द चेंज ऑफ करंट एट एनी अदर प्लेसेस इन द नेटवर्क, उसकी वजह से जो करंट है वो किसी दूसरे प्लेस पे चेंज हो जाती है इन द नेटवर्क में, मे बी कैलकुलेटेड बाय एज्यूमिंग दैट द ईएमएफ, जो ईएमएफ होगा वो भी चेंज हो जाएगा और ईएमएफ की वैल्यू माइनस आर इंटू डेल्टा आर हो जाएगी। ठीक है। हैज़ बिन इंजेक्टेड इनटू द मॉडिफाइड ब्रांच, जो ब्रांच मॉडिफाइड हुई है उस ब्रांच में हम लोग क्या करते हैं कि ईएमएफ को इंजेक्ट करते हैं जिसकी वैल्यू माइनस आई इंटू डेल्टा आर होती है। आई इज़ द करंट जो ओरिजिनली फ्लो हो रही है और डेल्टा आर क्या है? वो चेंजमेंट इन द रेजिस्टेंस है। वाइल ऑल द अदर सोर्स हैव देयर ईएमएफ सप्रेस्ड, सारे ईएमएफ जो अदर सोर्सेज होते हैं उनको हम सप्रेस कर देते हैं। एंड आर द रिप्रेजेंटेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ओनली, और उनको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस से केवल रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम लोग को थोड़ा सा क्लियर हो सके कि हम किस तरीके से इस स्टेटमेंट्स को यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारे सामने एक सर्किट है जो फिगर 2.200 में, इसमें आपके तीन रेजिस्टेंस दिए गए हैं। एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 20 ओम का रेजिस्टेंस है, R2 और R3 जो है वो भी 20 ओम का रेजिस्टेंस है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी I1 5 एम्पियर आती है, I2 हमारी 2.5 एम्पियर आती है और I3 भी हमारी 2.5 एम्पियर आती है। क्यों? क्योंकि R2 और R3 दोनों की वैल्यू सेम है, 20-20 ओम है, तो ताकि जिसकी वजह से जो ओरिजिनल करंट है वो इक्वली डिवाइड हो जाती है, इसलिए 2.5 एम्पियर आ जाती है, 2.5 एम्पियर आ जाती है। एज पर कैलकुलेशन को हम लोग देखें तो I1 हम लोग कैसे निकालेंगे? द सोर्स वोल्टेज 75 वोल्ट एंड दी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी 5 ओम ये हो गया और 20 ओम पैरेलल में लगा हुआ है, तो इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 10 ओम। तो 5 + 10 15, 15 × 5 75, 5 एम्पियर आपकी करंट आ गई। I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। अब R3 में जो है वो आपका 30% का इंक्रीमेंट हो रहा है। क्यों, कहाँ, कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है? क्वेश्चन में दिया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ न्यू करंट इन द नेटवर्क इलस्ट्रेटेड व्हेन द रेजिस्टेंस R3 इज इंक्रीज्ड इन द प्लेस ऑफ S बाय द 30%। 30% का इंक्रीमेंट हो गया, यानी रेजिस्टेंस अब कितना हो गया? 26 ओम का हो गया। तो चेंजमेंट डेल्टा आर कितना आ रहा है? पहले 20 ओम था, अब 26 ओम हो गया, यानी 6 ओम का जो है वो चेंजमेंट आ गया। तो चेंजमेंट की वजह से अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एंड द पॉइंट इज सेकंड, V इज इक्वल टू माइनस I3 इंटू डेल्टा आर, वेयर
इज इक्वल टू -2.5 इंटू 6 इज इक्वल टू -15 वोल्ट। यहाँ पर -15 वोल्ट आपका आ गया। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि इस सर्किट में हमने जिस ब्रांच में हमारा चेंज हुआ है उस ब्रांच में हमने क्या कर दिया, हमने एक 15 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स ईएमएफ हमने इंसर्ट कर दिया और बाकी जो दूसरे सोर्सेज थे उनको हमने सप्रेस कर दिया बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। हम तो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस एज पर डिस्कशन हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है और आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो 15 वोल्ट हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। 15 वोल्ट के हिसाब से सर्किट का कैलकुलेशन किया तो हमारे 26 ओम की जो ब्रांच है इसमें 0.5 एम्पियर, 20 ओम की जो ब्रांच है 0.1 एम्पियर एंड 5 ओम की जो ब्रांच है उसमें 0.4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। जब हम लोग ओरिजिनल सर्किट से इसको कंपेयर करेंगे तो ओरिजिनल सर्किट्स में सबसे पहले ओरिजिनल करंट 5 एम्पियर थी। ऊपर की डायग्राम में आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही थी, लेकिन इसमें अपोजिट डायरेक्शन में 0.4 एम्पियर आ रही है। इनका कैलकुलेशन सेम जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 5 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 4.6 एम्पियर। इसमें जो 0.1 एम्पियर है और इसमें 2.5 एम्पियर है, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी 2.6 एम्पियर 20 ओम में हो जाएगा। 26 ओम में 2.5 एम्पियर है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में दूसरे 15 वोल्ट का जब हम लोग ईएमएफ इंजेक्ट करते हैं तो 0.5 एम्पियर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 एम्पियर। तो इस तरीके से हम कंपनसेशन थ्योरम का यूज़ करते हैं। आगे हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम आती है वो 2.25 पे नॉर्टन थ्योरम, जो कि एज इट इज़ आपके थेवेनिन थ्योरम की तरीके, बस थेवेनिन थ्योरम में हम लोग क्या करते थे, पूरी सर्किट को सप्रेस करते थे किस फॉर्म में, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और सिंगल रेजिस्टेंस के फॉर्म में, जो दोनों एक दूसरे के सीरीज में होते थे, जिसको थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस कहा जाता था। नॉर्टन थ्योरम में क्या करते हैं हम, थेवेनिन करंट होती है यानी एक शॉर्ट सर्किट करंट होती है और थेवेनिन रेजिस्टेंस के फॉर्म में पूरी सर्किट्स को पैरेलल में सप्रेस करते हैं। पैरेलल में हम लोग उसको शॉर्ट करते हैं, जिसमें आपका एक करंट सोर्स होता है और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस या नॉर्टन रेजिस्टेंस होता है। तो इसके स्टेटमेंट को एक बार थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कह रहा है। दिस थ्योरम इज एन अल्टरनेटिव टू द थेवेनिन थ्योरम। देखिए मैंने आपको बताया, ठीक है। In the fact, it is dual of the Thevenin theorems, whereas the Thevenin theorem reduces the two terminals active network of the linear resistance and generator to an equivalent constant voltage source and series resistance. Norton theorem replaces the network by the equivalent constant current source and parallel resistance. तो ये आप जानते हैं थेवेनिन थ्योरम में हम लोग क्या करते थे, इस तरीके से वोल्टेज सोर्स लेते थे, इसके सीरीज में रेजिस्टेंस ले लेते थे, ये आपका RTH कहलाता था और ये आपका VTH कहलाता था। बस नॉर्टन थ्योरम में क्या करते हैं, यहाँ पर एक करंट सोर्स ले लेते हैं, ये होता है आपका ISC, और इसके पैरेलल में आप एक रेजिस्टेंस लेते हैं, ये आपका एक तरीके RTH कह दीजिए या RN कह दीजिए, और ये होता है। तो ये नॉर्टन थ्योरम में इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। इस थ्योरम के स्टेटमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, हमारा रिवीजन ही हो जाएगा। एनी टू टर्मिनल एक्टिव नेटवर्क कंटेनिंग 12 वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टेंस when viewed from its output terminal it equivalent to a constant current source and a parallel resistance. The constant current source is equal to the current which would flow in the short circuit place across the terminals, and parallel resistance is the resistance of the network when viewed from these open circuit terminals after all voltage and current source have been removed, replaced by their internal resistances. तो इंटरनल रेजिस्टेंस से उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ब्लॉक डायग्राम टाइप का बनाया है, ब्लैक बॉक्स टाइप का है। अब इसके अंदर क्या है कम कोई नहीं जानता, इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं दूसरे सर्किट में सी फिगर में देख लेते हैं। सी फिगर में एक आपका ISC है और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस RI है। ये आपका एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है, R1 रेजिस्टेंस है, R3 R2 है, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है, दोनों आइडियल वोल्टेज सोर्स हैं। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किस तरीके करेंगे, इसको देखने के लिए हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो कैलकुलेशन बेस्ड होता है तो हम लोग ईजिली उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है 2.97 में आप देख रहे हैं कि ये एक सर्किट है जिसमें 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स दिया गया है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 15 ओम का रेजिस्टेंस है, ओपन टर्मिनल है। अब इसमें इसको नॉर्टन थ्योरम से इसको सॉल्व करना है। तो नॉर्टन थ्योरम से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आउटपुट टर्मिनल को हम लोग शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ देखिए सेकंड वाले में आउटपुट टर्मिनल आपका क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो आउटपुट टर्मिनल को जैसे ही शॉर्ट करेंगे वैसे हमारी ISC करंट फ्लो होने लगेगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 15 ओम का जो रेजिस्टेंस था वो एक तरीके से 10 ओम के रेजिस्टेंस के पैरेलल में आ गया। तो 10 ओम इस पैरेलल विथ 15 ओम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा
6 ओम। तो यानी आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, इन दोनों का जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो 6 ओम आ जाएगा। 6 ओम इज ठीक, 6 ओम इज इन सीरीज विथ 10 ओम। 6 ओम इज इन सीरीज विथ 10 ओम। तो 10 ओम प्लस 6 इज इक्वल टू 16। अब हमारा जो आईएससी की करंट अगर हम निकालना चाहे तो पहले हम इस करंट को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम करंट डिवाइडर लगा लेंगे। वैसे बहुत तरीके हमको सॉल्व करने के लिए, हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आसानी से आप समझ जाइए कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 16 ओम आपका यहाँ पर आ गया टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। द करंट इन द सर्किट आई इज इक्वल टू 100/16। 4 चौक 16, 25 चौक के 100। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो 4 छंग 24, बचा 1, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंचे 6.25। 6.25 एम्पियर आपकी क्या है, ये आपकी करंट आ रही है। अब इसके बाद 6.25 एम्पियर यानी ये है 6.25 एम्पियर। 6.25 एम्पियर जब आपके ये शॉर्ट सर्किट पास से फ्लो होकर जाएगी तो कितनी होगी, तो हम यहाँ पर करंट डिवाइडर रूल लगा के देख लेते हैं। करंट डिवाइडर रूल में क्या आ जाएगा, 10/10 + 15 मल्टीप्लाइड बाई 6.25, 10/25 इंटू 6.25। इसको सॉल्व करेंगे तो 0, 25 दूना 50 और 25 पंचे 125, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। तो आईएससी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2.5 एम्पियर। आपके सामने दिख रहा होगा 2.5 एम्पियर आ गई। अब हमको इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम आरएन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो आरएन की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट होगी, तो आरएन इज इक्वल टू, हम लोग इसके जो सोर्स वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स है, इसको हम लोग इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे यानी शॉर्ट कर देंगे। तो हम लोग देखेंगे कि 10 ओम और 10 ओम क्या हो गए, ये पैरेलल में आ गए। 10 ओम पैरेलल विथ 10 ओम और 15 ओम जो है वो आपका एक तरीके से क्या आ जाएगा, 15 ओम आपका सीरीज में आ जाएगा। तो 15 ओम को हम सीरीज में ले लेंगे। तो 10 ओम दोनों वैल्यू सेम है, 5 हो जाएगा इसकी वैल्यू, 15 हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका 20 ओम। तो यानी देख रहे हैं आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है और जो आईएससी की वैल्यू है वो 2.5 एम्पियर है। तो पूरी सर्किट देखिए नॉर्टन थ्योरम से आपने सॉल्व कर ली, बहुत आसान था। यहाँ पर भी नॉर्टन थ्योरम से हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया, अप्लाई द नॉर्टन है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 ओम रजिस्टर। हम लोग को 5 ओम रजिस्टर से जो करंट फ्लो हो रही है उसको देखना है कि किस तरीके क्या करंट फ्लो हो रही है। तो सबसे पहले 5 ओम को हम यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे, यहाँ से हटा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इस जो ए बी है उस ए बी को शॉर्ट कर देंगे। हमने दूसरे सर्किट में देखिए शॉर्ट कर दिया। हमने आर आई को कैलकुलेट करने के लिए इस तरीके से जो उसका वोल्टेज सोर्स है उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर आपका किस तरीके से होगा, देखिए 4 और 4 ये क्या है, पैरेलल है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम आएगा। 2 ओम इज ऐड विथ 8 ओम, तो ये दोनों टोटल ये हो जाएगा 10 ओम। 10 ओम और 10 ओम ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे तो ये टोटल हो जाएगा आपका 5 ओम। देखिए ऐसे ही सॉल्व हो गया। तो ये 5 ओम आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये आर आई जो है वो 5 ओम है। ठीक, ये लोड रेजिस्टेंस आर एल दिया गया है, इसके चक्कर में ना पड़िएगा अभी। अब इसके बाद हम लोग जब जो शॉर्ट किया गया है आईएससी की वैल्यू निकालनी, तो आईएससी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ए बी के क्रॉस शॉर्ट कर दिया है तो ये 10 ओम बेकार हो गया क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है वो आर जो है आई इस समय 0 है, तो 0 पैरेलल विथ 0 इज इक्वल टू 0। सो 8 ओम इज पैरेलल विथ 4 ओम, 8 ओम इज पैरेलल विथ 4 ओम। तो 8 चौक 32, 8 4 12, 4 3 12, 4 8 32, 8/3 आ गया। 8/3 इस जो है वो सीरीज़ में है किसके, 4 ओम के। तो इसको करेंगे तो 12 8 20, 20/3 ये हो गया इक्विवेलेंट। आई की वैल्यू अगर हम लोग को फाइंड करनी होगी तो आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 20/3। आई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 एम्पियर। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 एम्पियर। अब हम यहाँ पर करंट डिवाइडर रूल लगा लेंगे। तो करंट डिवाइडर रूल में 8 ओम के क्रॉस से जो करंट जाएगी वही आपकी आईएससी होगी। करंट डिवाइडर लगाते हैं। करंट डिवाइडर के केस में हम लोग की मेन करंट पता है, तो हम लोग 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 8 + 4, 3 × 4 डिवाइडेड बाई 8 4 12, 3 चौक 12, 1 एम्पियर। तो यहाँ पर आईएससी की वैल्यू क्या आ गई, 1 एम्पियर। तो देखिए आईएससी 1 एम्पियर।
5 ओम का रेजिस्टेंस इंटरनल है, 5 का लोड रेजिस्टेंस। अब हमको ये क्या पता करना था, हमको ये पता करना था करंट फ्लो द 5 ओम रजिस्टर्स, 5 ओम रजिस्टर्स के क्रॉस कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी 5 है और लोड रेजिस्टेंस भी 5 है, तो 1 एम्पियर जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो यानी 0.5 एम्पियर अगर हम लोग देखें इसमें 0.5 एम्पियर इसमें जाएगी और 0.5 इसमें जाएगी। तो कहने का मतलब 0.5 एम्पियर की करंट जो है वो उस रेजिस्टेंस से होते हुए जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए वैल्यू आपकी आ गई। तो यहाँ से इस तरीके से आप पूरी नॉर्टन इक्वेशंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरीके से नॉर्टन रेजिस्टेंस जो है वो आपका, नॉर्टन थ्योरम जो है वो आपकी अप्लाई हो रही है किसी भी सर्किट में, और किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने ए और बी का जो पॉइंट टर्मिनल है इस वाले में हम लोग ने बीच में मान लिया है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब इसको शॉर्ट कर दिया है, तो शॉर्ट करने के केस में जितनी भी करंट E2 से और E1 से, ये दोनों करंट क्या हैं, ये दोनों करंट यहाँ पर ए पॉइंट पर ऐड हो जाएंगे और ऐड होने के बाद ISC के थ्रू फ्लो हो जाएंगी। तो एक तरीके से अगर अब देखा जाए तो जो R1 और R3 है ये पैरेलल में है, और R1 और R3 पैरेलल में है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 40 × 60 डिवाइडेड बाई 100, यह आ जाएगा आपका 6 चौक 2400 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 24 ओम। तो ये देख रहे हैं 24 ओम का रेजिस्टेंस आ गया इंटरनल, क्योंकि ये पैरेलल में था, AB को हमने बीच में लिया था। और अगर आप वोल्टेज सोर्स को देखें तो वोल्टेज सोर्स के केस में क्या आता है, तो वोल्टेज सोर्स के केस में अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 120 और 180 दिया गया है, 3 एम्पियर और 3 एम्पियर। ठीक, यहाँ से 3 एम्पियर जा रही है, यहाँ से 3 एम्पियर है, 3 एम्पियर दोनों टोटल होके आपके ISC की तरफ जाएगी। तो ये देखिए 6 एम्पियर की ISC आ गई लोड रेजिस्टेंस। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान था। इस तरीके से आप नॉर्टन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं जिस भी सर्किट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिस एग्जांपल में आपको समझने में दिक्कत हो रही है, आप मुझसे शेयर करिए, मैं कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई दूंगा। नहीं तो अगर सॉल्यूशन करना होगा तो सॉल्व करके उसको समझा के आपको कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करूँगा। अगर कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है कि अगर उस पर एक वीडियो बनाया जा सकता है, बना के अगर समझाने की ज़रूरत पड़ती है तो वीडियो बना के मैं इस पर अपलोड भी करूँगा चैनल पर। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा और आपके फ्रेंड को भी फ़ायदा होगा, दोनों लोग को फ़ायदा होगा। कंपटीशन की भी तैयारी होगी। बीटेक फर्स्ट ईयर में आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल चलती है, डिप्लोमा में भी, और ITI तो इलेक्ट्रीशियन पूरी बेस्ड होती है इलेक्ट्रिकल पे। तो इनके सभी के लिए बहुत बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट जो आपका थ्योरम है वो आपकी 2.28 मिलीमेन थ्योरम है। ये एक बहुत ही बेहतरीन थ्योरम है। मुझे याद आता है कि जब मैं अपने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहा था नेटवर्क का, तो उसमें मिलमन थ्योरम पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल आया हुआ था, और जो कि मिलमन थ्योरम मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि मैंने उस न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट किया था और मुझे पूरे नंबर मिले थे। इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी सर्किट कुछ इस तरीके की दी गई है, यानी रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है सीरीज़ में, फिर रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, ये सीरीज़ में है, ये रेजिस्टेंस, इस तरीके से सर्किट दिया रही है। यानी अगर पावर सिस्टम बेस्ड टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादातर जो जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं और एक बस बार से कनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पर आप मिलमन थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलमन थ्योरम में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मिलमन थ्योरम में हम लोग याद रखते हैं कि जो VAB है वो आपका एक तरीके से क्या है, थेवेनिन वोल्टेज ही है VAB। तो VAB निकालने के लिए क्या करेंगे, आप पहले वाले के लिए I1 निकाल लेंगे, दूसरे वाले के लिए I2 निकाल लेंगे, तीसरे वाले के लिए I3 निकाल लेंगे। तो इसमें जो करंट है वो I1 है, इसमें जो करंट है वो I2 है, इसमें जो करंट है वो I3 है। तो इसको निकाल लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे आप क्या, कंडक्टेंस से। तो इसके G1, तो G1 क्या होता है, G1 G इज इक्वल टू 1/R होता है। तो G1 से हम लोग डिवाइड कर देंगे G1 + G2 + G3। तो इसको शॉर्ट में अगर लिखा जाए तो समीशन ऑफ I अपॉन समीशन ऑफ G। और अगर आपको लोड करंट IL निकालना है तो आप VTH अपॉन RTH आपने निकाल ही लिया, कैलकुलेट ही कर लिया, RTH आपका निकल ही जाएगा। आप वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, उसको शॉर्ट कर देना, RTH निकाले, सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएंगे, RTH आपका निकल आएगा। और लोड रेजिस्टेंस RL दिया गया तो यहाँ पर आपका IL आ जाएगा। तो मिलमन थ्योरम बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, एक न्यूमेरिकल को देख के हम लोग अगर चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल आपका दिया गया है, एक ही न्यूमेरिकल ये है, 6 वोल्ट है, इसमें 2 ओम लगा हुआ है, फिर 6 ओम है, फिर ये 4 है, ये फिर 2 लगा हुआ है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर मान लेते हैं एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू 0 है। तो सब हो गया।
अब हम इसमें करंट निकालते हैं, तो 6/2 यानी इसमें कितनी करंट बहेगी, 3 एम्पियर। इसमें कितनी करंट बहेगी 0 एम्पियर। इसमें कितनी करंट बहेगी 3 एम्पियर। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस को हम लोग छोड़ देते हैं, तो 3 + 0 + 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/2 0.5, 1/6, 1/6 को लिख देते हैं मैं, क्योंकि मुझबानी नहीं हो पाएगा, 0.25। इसको सॉल्व करते हैं तो 6/0.75 + 1/6, 6 से करने की कोशिश करते हैं तो 36 डिवाइडेड बाई 6×5 30, 6×5 30, 7×6 42, 42×3 45, +1, 36 डिवाइडेड बाई 5.5 कैलकुलेट करेंगे तो 11, 5×7 35, 5×2 10, ठीक है, 72/11 आ जाएगा। यह आ जाएगा कुछ 6.55 वोल्ट आपका क्या आ गया, VTH आ गया। ये क्या है VTH, आप सॉल्व करेंगे 11 चक्का 66, फिर 6 बचेगा, 11 चक्का 66, 11 बचे 55, 11 बचे 55, ये आपका आ जाएगा। ठीक, RTH निकालना होगा, ये सारे पैरेलल में हैं, तो आपका RTH किस तरीके से आ जाएगा, आप इसको शॉर्ट कर दीजिए, इसको ये बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, सब पैरेलल में है, तो ये आ जाएगा आपका क्या, 2 पैरेलल विथ 6 पैरेलल विथ 4। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको चाहे तो जो लोड रेजिस्टेंस है ये आपका कितना आया था, 12/11, ये आपका आ जाएगा। IL निकालना है तो एक्सटर्नल जो लोड रेजिस्टेंस आपका 5 ओम का दिया गया है और ये दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.05 एम्पियर आ जाएगा। इस तरीके से आप मिलमैन थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो मिलमैन थ्योरम को इस तरीके से यूज़ करके लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर करंट सोर्स के लिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें आपका करंट सोर्स दिया गया है, इसको किस तरीके, तो करंट सर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, आसान कर लीजिए। तो 5 का 12 पंचे 60, सोर्स कन्वर्जन मैंने आपको बताया है, ये 60 वोल्ट हो गया। ठीक है, और कहीं करंट दिया गया है, नहीं दिया गया है, और कोई करंट नहीं दिया गया, और उसको सॉल्व कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि जो वोल्टेज सोर्स में डिवाइड करके सबके करंट सोर्स में ही कन्वर्ट कर लीजिए, इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो 5 3 8, 8 में से 4 गया, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर की करंट हो गई। सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में 2 ओम आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 वोल्ट आ गया, 8/2 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 8 शॉर्ट करंट आ जाएगी। लोड के क्रॉस करंट आपको निकालनी, तो 8 2 10, 0.8 एम्पियर आ जाएगी, 0.8 एम्पियर आपकी करंट आ जाएगी। ठीक है, 0. और VTH अगर निकालना है तो 8 में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 6.4, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, 6.4 वोल्ट आपका VTH आ जाएगा। रेजिस्टेंस आपका 2 ओम आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलमैन थ्योरम आपको समझ में आएगी, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आप अगला जो टॉपिक है वो आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा UPPCL, ठीक है, और SSC JEE कठिन क्वेश्चन नहीं आते लेकिन आते हैं। इसके अलावा पॉलिटेक्निक लेक्चरर यानी UPPSC, इन सब में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। RRB वगैरह में भी पूछा जाता है, रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम में। तो इसको आपको अच्छे से समझना है, इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसका हम लोग स्टेटमेंट को देखते हैं और फिर समझते हुए चलते हैं। स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, आ रजिस्टिव लोड विल अब्स्ट्रैक्ट मैक्सिमम पावर। रजिस्टिव लोड जो दो लोड दिया गया है ये अब्स्ट्रैक्ट करता है मैक्सिमम पावर फ्रॉम द नेटवर्क, नेटवर्क से मैक्सिमम पावर को। व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, यानी हम RTH बोल दिया, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एज व्यूड फ्रॉम द आउटपुट टर्मिनल, वही थेवेनिन की तरीके, विद ऑल एनर्जी सोर्स रिमूव्ड लीविंग बिहाइंड देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। जब सारे एनर्जी सोर्स जो है वो अपने इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिए जाएँ। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपके सामने ये सर्किट दी गई है, आई की वैल्यू निकालनी है। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/RL प्लस RI। अब RI कैसे निकालना है, तो RI इज इक्वल टू RTH, मैंने 50 बार आपको बताया हुआ है। आप बाहर से देखेंगे
और उसके सोर्स जो सोर्सेज दिए गए उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्लेस कर देंगे, जो सीरीज पैरेलल में सॉल्व कर देंगे, आपको आरटीएच मिल जाएगा। आरटीएच ही आरआई है। आरआई प्लस आरएल को से हम जो सोर्स वोल्टेज है उसको डिवाइड कर देंगे तो आई मिल जाएगा। पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आपका पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड आ जाएगा। इसके बाद इसको अगर हम लोग लोड के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर दें और उसको जीरो के इक्विवेलेंट कर दें तो हमें कंडीशन पता चल जाएगी। बेसिकली कंडीशन क्या है, आर एल इक्वल टू आर आई आ जाएगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में वैल्यू को पुट कर देंगे आर आई की जगह पे आर एल पे, तो हमारी वैल्यू ई स्क्वायर अपॉन 4 RI या ई स्क्वायर अपॉन 4 RL आपका आ जाएगा। ये आपका एक सर्किट दिया गया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसा ही है। ये आपका 15 वोल्ट दिया गया है, यहाँ पर आरएल लोड लगा हुआ है, 1 ओम का रेजिस्टेंस ये है, 2 ओम का ये, 3 ओम का ये, 3 ओम का ये। लोड रेजिस्टेंस को हम लोग ने बाहर कर दिया और अब हम लोग ने सॉल्व इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोगों को कैलकुलेट करना है, आरआई कितना आएगा। तो आरआई को देखने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर 2 जो है वो 3 जो है वो पैरेलल है 3 के, तो ये हो जाएगा 1.5, तो हो जाएगा 3.5 और 3.5 इन सीरीज विथ 1 ओम इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 4.5 है। तो यहाँ पर जो है आर आई की वैल्यू क्या आ गई 4.5 ओम। वी टी एच की वैल्यू आपको निकालनी है, तो वी टी एच की वैल्यू निकालने के लिए देखिए 2 ओम के क्रॉस करंट 0 है, 1 ओम के क्रॉस करंट 0 है, तो 3 ओम से जो करंट 3 ओम के क्रॉस जो करंट बहेगी उससे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही आपका क्या होगा, थेवेनिन वोल्टेज होगा। तो निकालते हैं, ये 6 ओम है, टोटल 6 ओम हो गया क्योंकि करंट 0 है। तो I इज इक्वल टू 15/6, 15/6, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर आ गया आपका। यहाँ से 2.5 एम्पियर जा रहा है, 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 या 75, 7.5 वोल्ट, 7.5 वोल्ट आपका आ गया। वी टी एच क्या है 7.5 वोल्ट। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करना है तो आर एल की वैल्यू, जो भी आर एल की वैल्यू दी गई होगी हम उस आर एल की वैल्यू के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आर एल पे मैक्सिमम पावर तो आर एल की वैल्यू बेसिकली मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की तरीके आर एल इज इक्वल टू आर आई होता है, तो आर एल क्या हो जाएगा, आर एल इज इक्वल टू आपका 4.5 ओम ही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि P इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 RL, तो ई स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है, 7.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4.5। सॉल्व करेंगे तो आपकी 3.125 वॉट आ जाएगी। द सेम पावर इन द डेवलप इन RTH, द पावर सप्लाइड बाय द सोर्स 2 इंटू 3.125 याद है, क्योंकि 2 रेजिस्टेंस आपके लगे हुए हैं तो दोनों में पावर ड्रॉप होगी, तो यानी उसका दुगना कर देंगे, तो टोटल जो पावर डिलीवर की जा रही है सोर्स से वो आपकी दुगनी होगी, 6.25 वॉट होगी। इसी तरीके से मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में हम लोग इस सर्किट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस सर्किट को सबसे पहले हम लोग इजी सर्किट में कन्वर्ट कर लेते हैं RTH और VTH के फॉर्म में, और फिर इसके बाद हम सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लोड को ओपन कर देते हैं, और जो ये भी ओपन हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, चलो इनफाइनाइट कर देंगे। ये रेजिस्टेंस जो 5 ओम ये आपका है, ये आपके पहले ये रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो ये रेजिस्टेंस टोटल इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम होगा। 5 2 ये सीरीज़ में तो 2 जुड़ जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 7 पैरेलल विथ 3 ओम है, ठीक है, 7 पैरेलल विथ 3 ओम है, तो पैरेलल विथ 3 ओम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 3 21, 21/10, ये हो जाएगा 2.1 विथ सीरीज़ विथ 5 ओम, ये हो जाएगा 7.1 ओम। तो 7.1 ओम आपका क्या आ गया, आर आई, ये क्या आ गया, आर आई। अब आर आई के बाद हमारा जो वोल्टेज सोर्स अगर हम लोग देखें या करंट सोर्स हम लोग देखें, तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के केस में हमारा जो लोड के अक्रॉस यानी 3 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा होगा उस वोल्टेज के को ही हम लोग VTH कैलकुलेट करेंगे, 3 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा होगा। तो हमने यहाँ देखा 2 करंट सोर्स है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, हमने इस वाले 5 को हमने करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लिया सोर्स कन्वर्जन के द्वारा, तो टोटल हमारी करंट 1.5 एम्पियर आ गई। हमने करंट डिवाइडर लगा दिया, करंट डिवाइडर 5 डिवाइडेड बाई 10, 5 + 5 यानी 5 2 3 इंटू 1.5, 5 दूनी 10, ये 1.5/2 आ जाएगा, ठीक है, 1.5/2 एम्पियर यानी 0.75 एम्पियर आपकी करंट जो है वो 3 ओम के क्रॉस जा रही है। मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो, तो 5 3 15, 7 3 21, 21 22,
2.25 वोल्ट जो है वो आपका क्या आ गया, VTH आ गया। क्लियर। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम आपको लगानी है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में हम लोग यहाँ पे लगाएंगे P इज इक्वल टू E स्क्वायर बाई 4RL या 4RI, क्योंकि RL इज इक्वल टू RI, RL इज इक्वल टू RI। सो P इज इक्वल टू E की वैल्यू आपकी कितनी है 2.25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू RI आपका कितना दिया गया था 7.1। इसको सॉल्व करेंगे तो 7.1 देखिए आपका आया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 178 मिली वाट। 178 मिली वाट आपकी आ गई। अगर हम देखें लोड कितनी पावर डिलीवर कर रहा है तो 178 मल्टीप्लाइड बाई 2, सॉल्व कर लिया, 8 दूनी 16, 17 दूनी 34, 135 वाट ये डिलीवर कर रहा है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैक्सिमम पावर जो पावर ट्रांसफ़र इफ़िशियंसी है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो हमारा जो लोड पे जो पावर हमारी कंज्यूम हो रही है और टोटल पावर जो कंज्यूम हो रही है, इन दोनों के रेशियो को निकालेंगे तो हमको लास्ट में ये मिलेगा RL/RL प्लस RI। भाई हमें बिल्कुल पता है कि जो हमारे टोटल पावर कितनी कंज्यूम हो रही है और लोड पे पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, तभी तो हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र इफिशियंसी को निकाल पाएंगे। तो अगर RL=RI के केस में इस तरीके से देखें तो हमारा ये पूरा जो ग्राफ बन रहा है 50% के केस में ये बन रहा है और 100% के केस में ये बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन 2.118 है। अब वोल्टेज सोर्स डिलीवर 4 एम्पियर, एक वोल्टेज सोर्स जो 4 एम्पियर डिलीवर कर रहा है व्हेन द लोड कनेक्टेड टू इट्स 5 ओम एंड 2 एम्पियर व्हेन द लोड बिकम 20 ओम। Calculate the maximum power which the source can supply. Power transfer efficiency of a source with RL of 20 ohm. The power transfer efficiency when the source delivers 60 ohm. Maximum power transfer आपको निकालना है, सोर्स कितना सप्लाई कर रहा है, पावर ट्रांसफर इफिशियंसी क्या है जब RL इज इक्वल टू 20 ओम है, पावर ट्रांसफर इफिशियंसी व्हेन तो जब लोड सोर्स जो है वो 60 वाट डिलीवर कर रहा हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, RL आपका 5 ओम दिया गया है, I आपका 1 एम्पियर दिया गया है, वोल्टेज आपका 20 वोल्ट आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, दो इक्वेशन आपकी बन जाएगी। जब 5 ओम था तो ये था, जब 20 ओम था तब आपका क्या था, ठीक है, ये 2 एम्पियर था। तो इस तरीके दो इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशन बनने के बाद आपका एक RI पता चल गया और E पता चल गया। तो यहाँ पर लोड पर मैक्सिमम पावर कितनी यूज़ हो रही है, सॉल्व हो गया 90 वाट यूज़ हो रही है। जब RL आपका 20 वाट है, 20 ओम है, तो उस केस पे आप देखेंगे, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो 20 राइट तो 10 है तो 66.7% आ जाएगी। अब हम लोग इस जो बेसिकली I की वैल्यू है उस I की वैल्यू को रख के यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन बन के आएगी, क्योंकि जो पावर यूज़ हो रही है वो 60 वाट यूज़ हो रही है। तो अब 60 वाट के केस में अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये इस तरीके की इक्वेशन बन के आएगी, जिसमें RL आपका 37.32 आएगा या 2.6 आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद हम लोग दो हमारे इफ़िशियंसी के निकल के आएगी। पहली इफ़िशियंसी निकल के आएगी 78.9% और दूसरी इफ़िशियंसी 21.1%। दोनों इफ़िशियंसी का टोटल आपका 1 होगा, क्योंकि परसेंटेज में दोनों इज इक्वल टू 100% होंगे। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम आप इसको लगा के देखिएगा। इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, आप जब फंसिएगा स्पेशल केसेस में तो आप बताइएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को, स्पेशल केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो आपका ट्यूटोरियल है, ये ट्यूटोरियल आपका क्या है, ट्यूटोरियल 2.7 है। ट्यूटोरियल आपका 2.7 है। इस ट्यूटोरियल को लगाएगा, इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण थ्योरम्स हैं। नॉर्टन थ्योरम है, इसके अलावा आपका मिलमैन थ्योरम है, कंपनसेशन थ्योरम है, इसके अलावा पावर ट्रांसफ़र थ्योरम है और नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, ये आपके बहुत ही मेन थ्योरम है। इसको आप ज़रूर लगाइएगा। और लास्ट में आपके इस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, साथ ही साथ ट्यूटोरियल को भी करिएगा। तो जिन लोगों को भी, जिन नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगता। और आने वाले समय में जो भी यूट्यूब में जो भी अदर और अच्छे कंटेंट्स में अगर कुछ भी आपको जानना हो, कुछ भी आपको पढ़ना हो, तो कोई और भी सीरीज़ में चला सकता हूँ, तो आप मुझे सजेस्ट भी करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।